Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मॉडर्न इंडिया की अगली क्लास पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मॉडर्न मूवमेंट के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुए उनमें हमने 1923 के स्वराज पार्टी तक देख लिया था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के बाद कैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गांधी जी के गांधी जी का सहयोग आंदोलन अचानक क्विट करने पर बाइकआउट करते हैं और अलग होकर कांग्रेस से एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि 1922 में जो चौरी चौरा घटना हुई उसके साथ गांधी जी ने आंदोलन को क्यों क्विट कर दिया। तो ये डेवलपमेंट हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम उसके बाद बात करेंगे क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि उसके बाद के डेवलपमेंट क्या है। तो आइए सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा है, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये है क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन की, तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है वो था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो है इसका गठन किया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में और इसका गठन हुआ 1927 में, लेकिन ये आया 1928 में भारत। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन केम टू इंडिया। ठीक है, ये आया 1928 में। 1928 में भारत आता है साइमन कमीशन। उसके बाद इस साइमन कमीशन का विरोध होता है। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध के साथ ही यहां पर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आया 1928 में। ठीक है, इसके विरोध के साथ यहीं पर एक और हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो था बारदोली सत्याग्रह। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ जी? तो बारदोली सत्याग्रह ये भी हुआ 1928 में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बारदोली सत्याग्रह के बाद अगर हम बात करें तो 1928 में 1929 में यहां पर एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम था लाहौर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसके डेवलपमेंट के बारे में क्या है लाहौर कॉन्फ्रेंस। और लाहौर कॉन्फ्रेंस के बाद आता है नमक कानून या नमक सत्याग्रह कह सकते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। ठीक है, ये नमक सत्याग्रह कब आता है जी? तो ये आता है 1930 में। और इस नमक सत्याग्रह के बाद जो दूसरा डेवलपमेंट है
वो इसी सत्याग्रह के बाद नमक कानून को तोड़ते हैं और गांधी जी शुरू करते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू करते हैं गांधी जी कब? 1930 में। ठीक है, उसके बाद यहां पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं हम इसको, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये होता है 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को। अब यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स देखनी है और समझने हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए जरूरी है। आइए यहां पर एक और चीज हम देख सकते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में होती है और चंद्रशेखर द्वारा। क्या है ये बताऊंगा मैं अभी, देखिएगा। आइए अब यहां आप देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका अगला डेवलपमेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था क्या। मैंने अभी आपको बताया कि 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत जितने रिवोल्यूशनरी इंडिया के थे, इंडियन क्रांतिकारी, उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। कोई भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं बचा जो अब जेल से बाहर हो। तो क्रांतिकारियों ने क्रांति करने और अपने टारगेट को पूरा करने, अपने जो उनका एम्बिशन था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। क्या तरीका बदल लिया जी? तो तरीका बदल लिया कि अब जो क्रांतिकारी थे वो पढ़े लिखे समझदार थे और संगठित वे में, मतलब ऑर्गेनाइज वे में इन्होंने अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही कुछ लीडर्स थे जिनमें से एक नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, इन्होंने एक संगठन की, एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज एक संस्था फॉर्म की और कहा कि हम लोग प्रॉपर प्लान वे में अपनी बात अंग्रेजों के साथ, मतलब अपनी बातों को मनवाने और अपने अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे। तो सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और यही जो पार्टी है, संस्था, ये 1928 में HSRA में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट, इसमें सिर्फ सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया। क्यों भाई? तो मैं आपको बताऊं कि 1925 के बाद भारत में सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ने लगा, समाजवाद का। ये क्या है जी? तो समाजवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसमें मजदूर और जो पूंजीपति हैं उनके बीच जो विरोध था, उस विरोध को समाप्त करने के लिए मजदूरों का साथ देती है और कहती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, धन का समान वितरण होना चाहिए और सभी अधिकार सर्वहारा सबके पास होने चाहिए। ये नहीं कि मजदूर बेचारा मजदूरी करते रहे और पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट है वो सारा मुनाफा अपनी जेब में है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे देश में भी हम कॉलोनियल थे अंग्रेजों के और अंग्रेज कैपिटलिस्ट थे हमारा
शोषण का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो इस आइडियोलॉजी से हमारे देश के लोगों को, मजदूर, किसान, आम आदमी थे, उनको एक बल मिला और इस विचारधारा, ये एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में फलित हुई। तो इससे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पार्टी, संगठन और या उसकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करने लगे। और मैं आपको बताऊं कि लास्ट मोमेंट में भगत सिंह भी, कार्ल मार्क्स और दूसरे जितने भी जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ा और उससे इंस्पायर थे। तो इन्होंने ऐसे सारे मतलब सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए इसमें, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर ने इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ के इसको स्थापित किया। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा आप देखेंगे यहां पर अगला डेवलपमेंट 1924 के बाद। 1924 के बाद में एक और डेवलपमेंट जो छूट गया वो ये है 1925 का। 1925 में एक डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। काकोरी, ये काकोरी क्या जी? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई। इसमें काकोरी से एक डाउन ट्रेन आती थी लखनऊ की तरफ, तो काकोरी से नहीं दूसरी जगह से आती थी। काकोरी प्लेस पर क्रांतिकारियों ने इस डाउन ट्रेन जो खजाना लेकर आ रही थी उसको लूट लिया, तो इसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है और ये 1925 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने को। उसके बाद अगला डेवलपमेंट है साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक कमीशन फॉर्म हुआ जिसका नाम था साइमन कमीशन। भारतीयों पर राज करने और अपने शासन को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से एक कमीशन इंग्लैंड में फॉर्म किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन बनने के बाद जब ये बात भारतीयों को पता चला कि हम लोगों पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन फॉर्म किया है और अगले वर्ष वो कमीशन अपनी रिपोर्ट लेकर भारत आएगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो भारत के जो क्रांतिकारी या भारत के जो लीडर थे उन लोगों ने कहा कि भाई अब अगर आप हम पर राज करना चाहते हो या हम पर कोई कानून लागू करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि अगर कोई भी कानून आप हमारे लिए बनाते हैं तो उस कानून निर्माण की मंडली में या उस कमेटी में हमारे देश का सदस्य भी होना चाहिए, भारतीयों में से भी कोई होना चाहिए जो उस कानून निर्माण में आपको सहयोग करे और हमारे देश के अकॉर्डिंग कानून बनाने की कोशिश करे। इस पर अंग्रेजों ने माहौल उड़ाया, इसका विरोध किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल नहीं हुए हो कि अब तुम्हें कानून बनाने में हम पार्टिसिपेट करने का मौका दें। ठीक है, और इस तरह से साइमन के लीडरशिप में कानून बन गया और अगले ही वर्ष एक साल बाद ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया और इस कमीशन का जो गठन है वो किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट अपने साथियों के साथ भारत आती है। जैसे ही इन्होंने भारत आने की घोषणा की, भारत के जितने लीडर्स थे उन्होंने इसका बाइकॉट करने की घोषणा की और ये कहा कि साइमन जहां जहां जाएगा, मतलब जिन जिन प्लेसेस में जाएगा वहां पर साइमन गो बैक के नारे लगाने हैं और काले झंडे दिखाने हैं इसे, और हम साइमन कमीशन की रिपोर्टों को स्वीकार नहीं करेंगे। साइमन बॉम्बे उतरा, वहां नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए। ऐसे ही ये घूमते घूमते लाहौर पहुंचा। लाहौर में लाला लाजपत राय के लीडरशिप में इसका विरोध किया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज की और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद कुछ महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन का विरोध के दौरान गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद उनकी डेथ हुई थी, ये बात ध्यान में रखेंगे। 3 फरवरी 1928 को जहां जहां साइमन गया वहां वहां इसके विरोध के नारे लगे और इस तरह से साइमन वापस लौट गया। ठीक है, लौटने के बाद अंग्रेज तिलमिला गए और तिलमिलाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने इंटेलेक्चुअल हो गए हो कि अब तुम्हें हम अपॉर्चुनिटी दें, और इस कंडीशन में उन्होंने नेहरू को बुलाया और कहा कि अगर तुम लोग वाकई इतने इंटेलिजेंट हो तो एक रिपोर्ट बनाओ
और रिपोर्ट तैयार करके हमें दिखाओ, जिससे हमें लगे कि वाकई में इंटेलिजेंट हो गए हो, तो हम अब आगे के वर्षों में तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे। नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की और अपनी रिपोर्ट पेश की अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने उसका मखौल उड़ाते हुए फेंक दिया और कहा कि कानून ऐसे नहीं बनता, तुम लोग कानून बनाने की कोशिश करते हो और इसमें कानून नाम का कुछ भी नहीं। इस तरह से उसको फाड़ के फेंक दिया। और कहते हैं इस रिपोर्ट के बाद जो नेहरू थे वो और ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि अब स्वतंत्रता से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और ठीक इसके अगले वर्ष 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, मतलब वार्षिक अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे प्रतिवर्ष, और ये अलग तब तक जगाए रहेंगे जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। तो यहीं पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। और यह कहा जाता है कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ठीक 1930 के बाद प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस होता है। बिल्कुल होता है, तो मैं इसको स्वतंत्रता दिवस क्यों कह रहा हूं? तो यहां पर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की गई थी जब हमारा देश आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इस समय जो 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की थी, तो कहा गया कि क्यों न हम अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू करें, जिससे एवरी ईयर लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करें और ये हमेशा लोगों को याद रहे ये डेज। तो इसलिए 2 महीने रुक के 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तो क्योंकि संविधान लागू हुआ और संविधान में जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति का पद जो है वो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली, इसलिए गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान की सारी शक्तियां भारत के लोगों में है, और भारत का जो सर्वोच्च लीडर है, सर्वोच्च नेता है, वो आम आदमी के द्वारा चुना जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर लाहौर अधिवेशन हुआ, और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने घोषणा की कि हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उसके बाद ये कहानी शुरू हो गई और एवरी ईयर हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। और इसी समय कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की डिमांड हुई। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 29 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था इस लाहौर का अधिवेशन में। उसके बाद है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली के किसानों ने आंदोलन किया था, वहां पर सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने पार्टिसिपेट किया और उस मूवमेंट को सफल बनाया, जिससे वहां की महिलाएं खुश होकर इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने, जो गुजरात में है, वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। तब से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। तो ये भी बात ध्यान रखना है। ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखेंगे उसके बाद यहां पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर दी। अब 1930 का समय आता है। 1930 में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है। क्या डेवलपमेंट था जी? तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये था कि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया। ठीक है, कहा कि नमक जो भी यूज करता है भारतीय या कोई भी, उसको टैक्स देना पड़ेगा। जब नमक पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने इसका बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि भाई नमक एक आदमी एक दिन में 1 चम्मच खाता है या उसकी मात्रा बहुत कम कंज्यूम करता है, तो नमक पर कर लगाना ये तो बहुत गंभीर अपराध है कि भाई नमक कोई भोजन की तरह तो हम करते नहीं, 1 चम्मच खाते हैं, उस पर भी हम टैक्स पे करेंगे, ये अपराध है, हम इसका बाइकआउट करते हैं। और इस तरह से गांधी जी ने
नमक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें अपने आश्रम साबरमती से 322 किलोमीटर दूर आप देखेंगे समुद्र के किनारे पहुंचे। गांव गांव शहर शहर जहां जहां से गुजरे उन्होंने कहा कोई भी नमक पर कर नहीं देगा, अपने स्वयं नमक बनाओ और अपने द्वारा बनाए गए नमक का इस्तेमाल करो। और वहां समुद्र के किनारे पहुंचा, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इस नमक कानून के तोड़ने के साथ ही गांधी जी ने एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था जी? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि दोबारा से फिर से एक संगठित आंदोलन की शुरुआत की जाए, जिसमें अंग्रेजों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर की जाए, क्योंकि अब ये धीरे धीरे हमें किसी तरह से सप्रेस करते जा रहे हैं और शोषण की जो इनकी प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरह से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की। ये आंदोलन 1930 में शुरू किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये टाइम था 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब ये आंदोलन था क्या? तो इसमें गांधी जी ने कहा कि विनय के साथ विथ रिक्वेस्ट विथ रिस्पेक्ट इनकी आज्ञा की अवहेलना करनी है। ऐसे इससे क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ऑफिस में काम करने वाले वर्कर कौन? भारतीय। घर में काम करने वाले जो दूसरे मजदूर हैं, दूसरे जो लोग हैं वो कौन? भारतीय। दूसरी जगह बगानों में काम करने वाले कौन? भारतीय। हर जगह भारतीय ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी आज्ञा की अवहेलना, शांतिपूर्वक चुपचाप अगर हम इनकी बात न माने और इनका चक्का जाम करें, हर जगह में स्ट्राइक करें शांतिपूर्ण बिना किसी वायलेंस के, तो ये मजबूर हो जाएंगे और हमारी बात मानने को ये तैयार होंगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनय के साथ इनके आज्ञा की अवहेलना करनी है और इनकी बात नहीं माननी है, जिससे उद्योग बंद हो जाएंगे, घर के काम बंद हो जाएंगे, इनकी ट्रैवलिंग या इधर उधर गैदरिंग कम हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, नुकसान होगा। तो इस तरह से इस आंदोलन का आह्वान किया और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह आंदोलन सफल हो रहा था। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने एक चाल चली। कौन सी चाल? तो ये चाल चली कि भाई ठीक है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना रोके और हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आप आइए इंग्लैंड, वहाँ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड पे होंगे सारे बड़े लीडर्स और आप होंगे और आपकी बात हम सुनेंगे, आप क्या कह रहे हैं और फिर हम उस पर अमल करेंगे। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया गया 12 नवंबर 1930 को, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें भारत के कई सारे लीडर्स गए बट गांधी जी नहीं गए। ठीक है, तो जो गांधी जी उस समय के कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे वो नहीं गए, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा उस कॉन्फ्रेंस का, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। इसके बाद इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद यहां पर एक मीटिंग होती है इरविन के साथ। इरविन जो उस समय वायसराय था, तो गांधी इरविन समझौता होता है और ये ट्रीटी हुई थी 4 मार्च 1931 को। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन ट्रीटी होती है, समझौता, गांधी इरविन समझौता कह सकते हैं आप। इस समझौते के तहत इरविन गांधी जी को समझाता है कि गांधी जी आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और सभी आपकी बात मानते हैं, आप इंग्लैंड जाइए, जो हमारे लीडर्स हैं उनसे बात कीजिए और आप अपनी बात वहां रखिए, वो मान जाएंगे और फिर जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये प्लीज आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट समाप्त कर दीजिए, इसको रोक लीजिए। काफी इरविन के रिक्वेस्ट करने पर गांधी जी उसकी बात मान लेते हैं और इस तरह से गांधी जी अपने राजपूताना जहाज से, राजपूताना जो उसका जो शिप था उसका नाम था, उससे लंदन पहुंचते हैं गांधी जी राजपूताना जहाज से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, गांधी जी पहुंचे, शाम हो गया था, पहुंचने के बाद रात को रुके, सुबह जब आए
तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मीटिंग थी और वहां पर पहले से ही कई सारे पत्रकार और मीडिया कर्मी उपस्थित थे। गांधी जी को देख के उन्होंने कई सारे प्रश्न किए, जिसमें गांधी जी खाली ऊपर बदन पे कुछ नहीं था, खाली अवस्था में थे, जिससे उनकी हड्डियां और शरीर के स्ट्रक्चर, शरीर में जो शरीर जो दुबला पतला था उसको देके सवाल किया। तो गांधी जी ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया और अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी को उजागर करने में बहुत सहायक हुआ। क्या? तो गांधी जी के शरीर पर कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि गांधी जी, आपके देश में इतने सारे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है और आप इतने दुबले पतले हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो अंग्रेज हैं, आप लोग अंग्रेज जो हो, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बस गरीबी और बेरोजगारी है, जिसकी वजह से आज मेरी ये दशा है। फिर कुछ लोगों ने उनके कपड़े पर कमेंट किया, तो उन्होंने कहा, भाई अंग्रेजों ने कहा कि आपके यहाँ इतने सारे कॉटन्स का प्रोडक्शन होता है और आपके शरीर पे कपड़ा ही नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि सारा कॉटन तो आप लेके आ जाते हो, हमारे यहाँ कुछ बचा ही नहीं। और गांधी जी का डिफरेंट फोटो अगले दिन द गार्जियन पेपर में छपा, जिसमें उनके कोटेशंस भी छपे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी की आलोचना हुई कि बताइए, जिस देश का लीडर ऐसा हो उस देश की जनता की क्या स्थिति होगी। तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और जाने के बाद वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, नमक कर हटाने के लिए, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए, हमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन देने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से गांधी जी निराश होकर दोबारा भारत आते हैं और फिर दोबारा से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर कि दूसरे कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते तो हैं, बट गांधी जी फेल्योर, मतलब जो कॉन्फ्रेंस था वो फेल होता है और गांधी जी वापस आके भारत दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट रहा। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि आगे फिर क्या डेवलपमेंट्स है, जिसमें क्या गांधी जी के बाद जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कोई गया और वहां क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला डेवलपमेंट। आइए अब हम बात करते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ, जिसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस होता है इंग्लैंड में। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, 17 नवंबर 1932 को होता है। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत से एक महत्वपूर्ण लीडर, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, वो जाते हैं, जिनमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर पहुंचे। अंग्रेजों को ये लगा कि यार ये आंदोलन तो असफल, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तो असफल हो गया, अब क्या करें। तो अंग्रेजों ने यहाँ एक चाल चली। वो चाल क्या थी? तो उनको मालूम था कि हिंदुओं में भी सवर्ण और कुछ निम्न जाति के लोग हैं जो काफी डिप्रेस हैं, और जो अंबेडकर हैं वो निम्न जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर को कॉमनवेल्थ अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट दे दिया। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब हिंदुओं में जो लोअर क्लास के लोग थे उनको अलग से सेपरेट इलेक्शन की राइट दे दी और कहा कि तुम अलग से चुनाव लड़ो इनसे और फिर अपनी सरकार बनाओ। अर्थात भारतीय समाज को, हिंदू समाज जो था उसको कई वर्गों में बांटना था। और ऐसे जैसे पहले उन्होंने कांग्रेस से अलग मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी, अब हिंदुओं में भी जो सवर्ण और निम्न वर्ग के लोग हैं उनको अलग करके भारत को और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज। और इस कोशिश के दौरान उन्होंने अंबेडकर को सांप्रदायिक पंचाट दे दिया और अंबेडकर सांप्रदायिक पंचाट लेके भारत आते हैं। और जैसे ही ये बात गांधी जी को पता चलती है कि अंबेडकर को अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचाट दिया है और वो लेके भारत आ रहा है, जिसमें जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको अलग से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, गांधी जी तुरंत इसका बाइकआउट करते हैं और
गांधी जी का बाइकआउट करते हैं। गांधी जी ने जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो गांधी जी को अंग्रेज अरेस्ट करके पूना के यरवदा जेल में डाल देते हैं। जी जब जब ये जब ये गांधी जी ने सुना था कि अंबेडकर को सांप्रदायिक पंचायत दिया, तो उस समय उस दौरान गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे और वहीं पर पूना के यरवदा जेल में गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक अंबेडकर अपने इस जो ये चुनाव सेपरेट इलेक्शन का राइट दिया गया उसको कम नहीं करता और हमारी बात नहीं समझता। और इस तरह से हंगर स्ट्राइक पर गांधी जी बैठ जाते हैं। आइए डेट्स के साथ देखते हैं डेवलपमेंट्स क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट, जिसको हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं, और ये हुआ था 1932 में। ठीक है। उसके बाद पूना पैक्ट के बाद यहां पर आप देखेंगे एक और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये ऑलरेडी पहले हो चुका था, मैंने बाद में लिखा है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में हुआ था। ठीक है, मैं डेट बताऊंगा अभी। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो अगला डेवलपमेंट है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है कब? 1930। इससे पहले मैं आपको एक और डेवलपमेंट बता दूं, उसका नाम था इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम। उसके बाद फिर आता है ये फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। ठीक है, इसमें हिंदी में लिख देता हूं मैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और ये था 1939 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान की मांग कब हुई जी? 1940 में, 1940 में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये टाइम था 1942 का। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आता है डायरेक्ट एक्शन डे, या डायरेक्ट एक्शन डे, हाँ डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कब हुआ? 1946 में। ठीक है। और इसी के साथ एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ये कब आया? ये भी 1946 में आया। और फिर उसके बाद ये हो गया कैबिनेट मिशन, और फिर यहाँ पर
इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, विभाजन एवं स्वतंत्रता, कब? 1947 में। ठीक है, आइए इन डेवलपमेंट्स को हम समझने की कोशिश करें कि ये डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूना पैक्ट पर कि पूना पैक्ट क्या था। मैंने अभी आपको बताया कि ये डेवलपमेंट मैंने जो ये डेट है ये पहले लिख दिया है। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और ये जो पूना पैक्ट है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, तो सितंबर को पहले पूना पैक्ट, ठीक है, हो गया था और 17 नवंबर को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, अब ये कहानी यहां पर क्या हुई, तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर गए और उनको सांप्रदायिक पंचायत दे दिया अंग्रेजों ने, तो उसके बाद गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में भूख हड़ताल कर ली और भूख हड़ताल करने के बाद यहां पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच, मतलब गांधी एंड अंबेडकर के बीच एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है जिसमें जो सेपरेट इलेक्शन की राइट दे गए लोअर क्लास के लोगों को उसको कम करने की बात करते हैं और गांधी जी द्वारा बताए गए जो रिजर्वेशन का आधार था उसको मानते हैं। और इस तरह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस पूना समझौता में अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो सांप्रदायिक पंचायत थे जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको वो समाप्त हुआ और ये उसके साथ ही जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको यहां पर समाप्त किया गया। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत पहली बार प्रिंसले स्टेट, ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी को मिला के एक इंडिया यूनियन बनाने की बात होती है। लेकिन इसमें प्रिंसले स्टेट को यह अधिकार दिया जाता है कि आप इस इंडिया यूनियन में मिलने के लिए बाध्य नहीं है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। पहली बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है यहाँ पर, मतलब जो लंदन में जो पहले यहाँ के केसेस लंदन जाते थे उसका सॉल्यूशन अब यहीं पर होगा इस तरह से। और उसके बाद पहली बार कांग्रेस को प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ती है 1937 में 11 प्रोविंसेस में। तो यहां पर आप देखेंगे 1935 के अधिनियम आया, इसे दास्ता का दूसरा चार्टर भी कहा गया है, अर्थात इसमें उन्होंने हमें कुछ रिलैक्सेशन तो दिए कांग्रेस को, लेकिन वो बाउंडेड थे, वो सीमित थे। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के साथ ही 1937 में आम चुनाव होते हैं जिसके आधार पर कांग्रेस एक अंतरिम सरकार का गठन करती है। इधर आप देखेंगे एक और नया डेवलपमेंट चल रहा था। क्या वो नया डेवलपमेंट था कि सुभाष चंद्र बोस ने एक नए संगठन की स्थापना की थी। उस संगठन का नाम क्या था जी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सरदार सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार, एक बार हरिपुरा में और दूसरी बार त्रिपुरी में। ठीक है, 2 बार। हरिपुरा में जब वो अध्यक्ष बने तो बनने के बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ अगले वर्ष त्रिपुरी में, उसके दोबारा अध्यक्षता के लिए वो खड़े हो गए। इस पर गांधी जी ने इसका बाइकआउट किया। बाइकआउट करने का मतलब कि जब पहले हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो गांधी जी और उनकी आइडियोलॉजी दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस का मतलब कि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, एक नरम दल और एक गरम दल के। तो 1 साल तक तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है क्योंकि कांग्रेस का प्रेसिडेंट ये है। फिर दोबारा जब त्रिपुरे अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए तो गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि पट्टाभी सितार मैया को खड़ा कर दिया और कहा कि मेरी जगह पट्टाभी सितार मैया
कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ेगा। जबकि आपको मैं बताऊं कि गांधी जी ने एक ही बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कर्नाटक में। उसके अलावा उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। हालांकि इनडायरेक्टली उनका कंट्रीब्यूशन रहा इस कांग्रेस की कार्यशैली में, लेकिन डायरेक्टली वो एक ही बार प्रेसिडेंट बने। तो त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया अपने नाम पर, पट्टाभी सितार मैया को। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया उसमें पट्टाभी सितार मैया को सुभाष चंद्र बोस ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस पर गांधी जी काफी क्रोधित हुए और उन्होंने सेल्फ अभिमान मतलब गांधी जी ने अपने, क्या कहते हैं उसको, आप कहेंगे कि खुद स्वयं को, अपने आप को पराजित उन्होंने समझ लिया और एक मुट्ठी बालू उठाया और कहा इससे भी मैं बड़ा, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और इस तरह से गांधी जी नाराज हो गए। नाराजगी के बाद जब ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चली तो उन्होंने स्वयं से गांधी जी के सामने त्यागपत्र दे दिया और कहा गांधी जी आप ये लीजिए त्यागपत्र, और आप जिस तरह से चाहते हैं कांग्रेस को चलाएं, मैं इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता, मैं अपने तरीके से देश को आजादी दिलाऊंगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। और कब? 1939 में, 1939 में। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो गई। उसके बाद आप देखेंगे अगला जो है ये है डिमांड ऑफ पाकिस्तान। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी कांग्रेस के सामने। अब ये क्या है जी? तो आप सभी जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रहमत अली चौधरी। पहली बार पाकिस्तान शब्द की जो उत्पत्ति है वो रहमत अली चौधरी के द्वारा की गई और उसी ने भारत के कुछ प्रांतों को काट के एक इस्लामिक कंट्री, एक इस्लामिक स्टेट बनाने की अनुशंसा करी थी जिन्ना से, जिसको हम पाकिस्तान कह सकते हैं। और इस समय आप देखेंगे भारत के जब 1915 में जिन्ना साहब मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे दो राष्ट्र की संकल्पना आगे बढ़ती जाती है। 1940 तक भारत के कई क्षेत्रों में कॉम्युनल राइट्स होते हैं और अब इनको लग गया कि भाई अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें अब अलग राष्ट्र चाहिए। तो रहमत अली चौधरी के द्वारा दिया गया जो सेपरेट कंट्री की डिमांड थी पाकिस्तान, उसकी मांग इन्होंने कांग्रेस के सामने रख दी कि वी वांट पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान चाहिए, एक अपना देश जहां इस्लामिक स्टेट हो, जहां सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हो। इस तरह से कांग्रेस के सामने एक इस्लामिक कंट्री की डिमांड कर दी मुस्लिम लीग के द्वारा। इधर आप देखेंगे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, 1939 में, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ उसमें अंग्रेजों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेज हार रहे थे। और इधर गांधी जी ने देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की स्थिति खराब है, तो गांधी जी ने सोचा कि भाई क्यों ना हम एक संगठित आंदोलन शुरू करें। एक तरफ उधर भी हार रहे हैं और यहाँ भी हम एक मजबूत आंदोलन करके अंग्रेजों को मजबूर करें ताकि वो हमारा देश छोड़ दे। तो गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो, या तो अब हम देश को आजादी कर देंगे या फिर मर जाएंगे, क्योंकि अब ये जालियत और ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती, अब ये शोषण हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया डू और डाई का और कहा कि या तो अब देश आजाद कर देना है या मर जाना है, और पूरी तरह से अपनी शक्ति झोंक दी इस फ्रीडम स्ट्रगल, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ, रात को 0 आवर घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, सारे आंदोलनकारियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। आप देखेंगे अंदर से ही लोगों ने रेडियो और दूसरे माध्यमों से इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करी। एक चीज और बताऊं कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट ने मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, मुस्लिम लीग न्यूट्रल पड़ी रही और उसने किसी भी तरह से इसमें हेल्प नहीं किया, इस आंदोलन में भागीदारी नहीं करी। ठीक है, एक बात, अब यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, सफल हो रहा था। एक और डेवलपमेंट यहां मैं आपको बताना भूल गया, वो डेवलपमेंट क्या था? तो इसी समय 1942 में
क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत आया भाई। 3 सदस्यीय एक टीम थी, सर अलेक्जेंडर क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया। और ये क्रिप्स मिशन था क्या? तो 3 सदस्यीय मिशन भारत आता है। ये अंग्रेजों के द्वारा भारत भेजा गया। क्यों? तो इसका मोटिव था कि जाओ, अंग्रेजों ने इसे इन्हें इसलिए भेजा था कि आप जाओ और भारत के लोगों को, जो उसके लीडर हैं, उनको समझाओ कि आप हमें इस सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग करें, हेल्प करें। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। क्यों? उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मन मुसीबत में हो तो भी उसको हेल्प करना चाहिए, जिसकी वजह से गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता था, अंग्रेजों का भर्ती करता। लेकिन गांधी जी ने इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में मना कर दिया कि अब हम कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे अंग्रेजों को इस सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिसकी वजह से अंग्रेज काफी कमजोर पड़ रहे थे। यहां से कोई सैनिक या आर्थिक सहायता भी न देने की बात कर रहे थे। क्रिप्स अपने सदस्यों के साथ भारत आया, अंग्रेज और गांधी जी से मिला और गांधी से कहा कि गांधी जी, आप हमें सहयोग करें इस आंदोलन में, इस वॉर में। अगर हम जीत गए तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। गांधी जी ने कहा ना, पहले वॉर में हमने सपोर्ट किया था, हमें कुछ नहीं मिला, इस बार हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह से पोस्ट डेटेड चेक और कंगाल बैंकरप्ट कह के इसकी आलोचना की गई और इसे वापस भेज दिया गया। तो क्रिप्स जो मिशन है वो फेल हुआ, ये वापस चला गया। भारतीयों ने मानने से, इनके जो प्रपोजल्स थे उनको मानने से इनकार कर दिया और क्रिप्स वापस चला गया। तो ये 1942 में भी क्रिप्स मिशन 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, ये डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले डेवलपमेंट की तरफ। उसके बाद आप देखेंगे डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है जी? तो आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत आया, आने के बाद उसने 2 राष्ट्र की संकल्पना को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि भाई भारत को हमने गुलाम बनाया, भारत को ही आजाद करेंगे और हम अब आप लोग अपने लिए संविधान बनाओ, हम आपको कुछ वर्षों के बाद आजादी दे देंगे। जैसे ही 2 राष्ट्र की संकल्पना को कैबिनेट मिशन ने रिफ्यूज किया, मुस्लिम लीग के सदस्य भड़क गए और उन्होंने एक अपील की भारत के सभी मुसलमानों के साथ, और वो था, आप देखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसमें नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बांटो और भागो। ठीक है, ये स्लोगन दिए गए और इसके साथ ही भारत में बड़े कई अलग अलग प्रांतों में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे काफी लोग आहत हुए और काफी सारे लोगों की हत्याएं हुई। ठीक है, और इसका मेन मोटिव था क्या? तो पाकिस्तान की मांग, और पाकिस्तान किसी भी कंडीशन में चाहिए। ठीक है, इधर आप देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत आ चुकी थी। कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली ने भेजा, जो लेबर पार्टी का लीडर था। उसने चुनावी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चुनावी कैंपेन में अनाउंस किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जितने कॉलोनियल कंट्रीज है मैं उनको रिलीज कर दूंगा। और वो आजाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जीतता है और वो एक मिशन तैयार करता है, कैबिनेट मिशन, और उसको भेजता है भारत की, जाओ और उनसे कहो कि हम आपको कुछ वर्षों के बाद आज़ादी दे देंगे, आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग शुरू करें। और इस तरह से कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर जुलाई 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की जाती है, संविधान सभा, जिसमें 389 मेंबर थे। और इस तरह से संविधान निर्माण करने की का जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन प्लान आता है, जिसमें वो आज़ादी के लिए बातें करता है। फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, रेड क्लिफ को बुलाता है और रेड क्लिफ से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड करता है। और इस तरह से 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है अंग्रेजों की गुलामी से। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स रहे जो मैंने 1885 से लेकर 1947 तक के डेवलपमेंट्स बताए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हो सकते हैं उसको मैंने बताने की कोशिश करी है ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जहां हमने पीछे से छोड़ा था, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्स को हम कलेक्ट करेंगे और उनके साथ हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल हैं उनके द्वारा क्या काम किए गए,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं, जो उपनाम है वो किसको दिए गए, कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें कौन कौन अध्यक्ष बना था और किसके किसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, वो सारी हम बातें आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।